अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 18 अक्टूबर 2024 जुमे का दिन ख़त्म हो चुका है और मैं तकरीबन 24 घंटे के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ और यूँ पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से, इस खित्ते के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से और अमेरिका के हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं, जिनका कुछ चर्चा और उनका कुछ एनालिसिस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन एट द आउटसेट मैं ये कहूँगा कि मेरा जो प्रिंसिपल फोकस है वो उन पावर डायनामिक्स के ऊपर रहेगा जो इस वक्त एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान पीपीपी और पीएमएलएन यानी शरीफ जरदारी टोला और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो पावर डायनामिक्स और इक्वेशन है, और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में जो एक पावर इक्वेशन या पावर डायनामिक्स हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं और इनका ताल्लुक उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है जिसके बारे में शरीफ जरदारी आसिम रजीम को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, उनका ख्याल था। आपको पता है कि बिलावल और नवाज़ की जो मीटिंग हुई थी उसमें फैसला हो गया था कि 18 अक्टूबर के दिन में इसे टेबल कर दिया जाएगा और आज के दिन में बाकायदा 2 दफ़ा वक्त रखा गया। पहले नेशनल असेंबली में सुबह के 11 बजे, फिर उसको रीस्केड्यूल किया गया शाम के 6 बजे। इसी तरह सेनेट में पहले रखा गया वक्त 2 बजे का, फिर 2 बजे के बाद उसको रीस्केड्यूल किया गया 6 बजे। लेकिन कहीं पर भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसे टेबल नहीं किया जा सका और रात गए तक सूरत हाल ये थी कि किया स्पोर्टेज की काली गाड़ियां, काली शीशी वाली गाड़ियों में गालिबन वो जो 6 सेनेटर अगवा कर रखे हैं या साथ में ला रखे हैं उन्हें पार्लियामेंट में लाया भी गया और आधा घंटा 40-50 मिनट गालिबन वो गाड़ियां वहां पर खड़ी भी रहीं। ये किसी की वैसे अफवाह किसी ने मुझे बताई है। तो ख्याल ये था कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आज पास जो है वो करा लिया जाएगा। अब से चंद घंटे पहले, 6-7 घंटे पहले, बैरिस्टर गौहर जो हैं, जो एक्टिंग चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मौलाना फजल रहमान से एक और मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये दावा किया कि वो गालिबन उन्होंने ये क्लेम किया और ये खासा मैं समझता हूँ कन्फ्यूजिंग क्लेम है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके और मौलाना के दरमियान में जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट तय पाया था उसी को पार्लियामेंट्री कमेटी ने अडॉप्ट कर लिया है। मुझे इस पर खासा शक है कि ये ऐसा नहीं है और ये कि कल अगर हमें इस ड्राफ्ट की अप्रूवल जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान से मिल जाता है तो फिर हम जो है इस पे आगे प्रोग्रेस जो है वो कर सकेंगे। उनको बहुत उम्मीद है कि जो अब दिन शुरू हो रहा है 19 अक्टूबर का, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और वकला को इमरान खान से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। मुझे बहुत शक है कि किसी न किसी एक्सक्यूज़ को क्रिएट करके ऐसी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकेगी। तो ये एक मेन मेरा फोकस है जिसके ऊपर मैं मज़ीद आऊँगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको कहूँ कि बहुत सी और इंटरनेशनल ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है और बैन अल-अक़वामी सीन से भी है। फॉर इंस्टेंस जो हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में, जिस तरह से इसराइल ने हमास के लीडर याहिया सिनवार को उन्होंने हलाक कर दिया है। अब शायद ही हमास की कोई ऐसी लीडरशिप बची हो जिसका 7 अक्टूबर 2023 के साथ ताल्लुक था। नोट करने की बात यह है कि इसराइल 18 दिन गुजर चुके हैं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमलों पे, लेकिन इसराइल दिन में कम से कम 2 या 3 दफ़ा वार्निंग इशू करता है कि उसका हमला ईरान पे होने वाला है। लेकिन इसराइल के तमाम ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस पे हो रहे हैं, हमास के ऊपर हो रहे हैं, या अमेरिका और इसराइल के हमले जो हैं वो हूती कबाइल या हूतीस के ऊपर यमन में हो रहे हैं। ईरान के ऊपर इसराइल ने अभी तक वो हमला किया नहीं है जिसकी दिन में 2 दफ़ा वार्निंग दी जाती है और वो कहा जाता है कि उसके अहदाफ जो हैं वो मसलसल चेंज हो रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ ही आप ये देखते हैं कि पाक पैक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है पाकिस्तानी अमेरिकन्स की, एक बहुत पावरफुल एनजीओ है, लॉबिंग ग्रुप है, उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को इलेक्शन में सपोर्ट करने का ऐलान जो है वो कर दिया है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसी तरह एक और पाकिस्तानी एनजीओ फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने एक दिन पहले नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन के अंदर इकट्ठे होकर बहुत सी एसोसिएशंस ने अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिमांड रखी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही जिम्मेदार हैं तमाम तर मसाइल के लिए और उन्हें पाकिस्तान के वसी तर मफाद के अंदर उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पिछले 24 घंटों के अंदर एक और क्लैरिफिकेशन इशू की है जो 8 मेजॉरिटी जज साहिबान है, जिसमें कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आखिरी दफ़ा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो सीटें हैं 41 की सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं और जो इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2017 की जो भी इंटरप्रिटेशन या नया जो कानून आया है उसका कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है
वो नहीं हो सकता। जो कन्फ्यूजन जो है वो अयाज सादिक साहब ने अपने 2 खतों के ज़रिए जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखे थे उसके ज़रिए उन्होंने क्रिएट की थी। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अहकामात और ऑर्डर्स या क्लैरिफिकेशन को मानेगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक NGO है औरत मार्च के नाम से, उसने जनाब मरियम नवाज साहिबा को बहुत ही शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, चीफ मिनिस्टर पंजाब को, और मुतालबा ये किया है कि या तो मरियम नवाज साहिबा ने जो स्टेटमेंट दी है औरतों के हवाले से, औरत के रेप के हवाले से, ज़्यादती के हवाले से, या तो वो इसके ऊपर फौरी तौर पे माफ़ी मांगे या वो रिज़ाइन कर दें, बिकॉज अब वो चीफ मिनिस्टर रहने के काबिल और अहल नहीं है, बिकॉज उन्होंने अपना पैट्रियार्कल माइंड सेट जो है वो उन्होंने डिस्प्ले किया। अभी औरत मार्च ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है। ये वो नहीं है, वो ये नहीं कह रहे कि मरियम नवाज तो कहती हैं कि कोई रेप या ज़्यादती हुई नहीं है। उनको एतराज़ ये है कि मरियम नवाज ने ये एक्सप्लेनेशन देते हुए ये कहा कि वो लड़की जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, जिसके हवाले से ये कहा गया है, वो पाक दामन है, वो बिल्कुल साफ़ है। औरत मार्च को एतराज़ ये है कि अगर एक लड़की, एक औरत रेप हो जाए, उसके साथ ज़्यादती हो, तो क्या फिर वो पाक दामन नहीं रहती? क्या वो साफ़ नहीं रहती? क्या वो हमेशा के लिए डैमेज या ख़राब हो जाती है? और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने अपना एक पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है वो यहाँ पे शो किया। अच्छा, अब इसके साथ एक और डेवलपमेंट है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ है, मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन दैट। अब अगर आप इस वीडियो का थंबनेल देखें तो मैंने उसके ऊपर ये लिखा है कि अगले 24 घंटे, नेक्स्ट 24 आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान फ्यूचर, नेक्स्ट 24 आवर्स, और उसके साथ एक सब टाइटल ये है, वेयर इंडिया फिट्स इन। ये थंबनेल देखें और इसका एक इंटरेस्टिंग किस्म का बैकग्राउंड है। मैं चाहता हूं कि हम एक अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस हम पैदा करें कि कैसे खित्ते के बदलते हुए हालात की वजह से, जिसके पीछे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है, जियोस्ट्रेटेजिक चेंजेस हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का असर रसूख इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस होंगी, और हमें इस प्रोसेस को बड़े ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल, साइंटिफिक तरीके से समझने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी डिबेट है जिसका मैं आगाज़ करना चाहता हूँ, और ये डिबेट जो है ये आप ही की मदद से आगे चल सकती है, और इस हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस मैं आपके सामने रख सकता हूँ। जो मैंने पिछला वीलॉग किया 24 घंटे पहले, उसका अगर आप थंबनेल देखें तो उसका थंबनेल ये था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान एक नए ताल्लुकात का आगाज़, एंड हु सरेंडर से मेरा मतलब था कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी इकाई है जिसने इस पूरी बदलती हुई सूरत हाल में जैसे मजबूर होकर उसने सरेंडर कर दिया है। इशारा मेरा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। अब इस वीलॉग के ऊपर बहुत से कमेंट्स हुए, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोवोकेटिव चुभता हुआ कमेंट एक हिंदुस्तानी शहरी हैं जनाब शिल्पा चैटर्जी साहिबा, आई अंडरस्टैंड शिल्पा इज़ अ फीमेल नेम, शिल्पा चैटर्जी साहिबा ने सवाल रेज़ किया कि आखिर पाकिस्तानी आप लोग हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हिंदुस्तान इमरान खान को, ठीक है इमरान खान पॉपुलर होंगे, लेकिन हिंदुस्तान इमरान खान को नवाज शरीफ पे क्यों प्रेफर करे, बिकॉज इमरान खान ने हमेशा हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे बेजा तनकीद की, बहुत ज़्यादा निशाना बनाया, उनको एब्यूज़ किया, जबकि दूसरी तरफ नवाज और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे चाहे, जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो है वो तो लेट 90s से हिंदुस्तान के साथ उन्होंने बहुत बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो करने चाहे बावजूद मिलिट्री के रेजिस्टेंस के। चूँकि ये बड़ा रीजनेबल किस्म का कॉमेंट था, मैंने इससे पिन ट्वीट कर दिया और उसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हुई जिसमें आप सबने पार्टिसिपेट किया। अब तक कोई तकरीबन 45 से ज़्यादा कमेंट्स मैं उसमें देख चुका हूँ। इस डिबेट की खासियत यह है कि जहाँ शिल्पा चैटर्जी ने एक रीजनेबल तरीके से अपना सवाल रेज़ किया, जिन बाद में सब्सिक्वेंटली हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोगों ने इस पर पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी बड़े रीजन तरीके से आर्गूमेंट किए। मुझे ये चीज़ बहुत भली और अच्छी लगी, बिकॉज मैंने अमूमन देखा यही है, बल्कि हमेशा यही देखा है कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी एक कमेंट्स होते हैं वो बस एक दूसरे के खिलाफ बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल हो रही होती है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, एक साइड से कहा जाता है, दूसरी साइड से भी कहा जाता है तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेकिन यहाँ मामला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ मामला खासा सब्सटेंटिव है। तो वो जो आप कमेंट्स देखें, और मैं साथ ही एक्नॉलेज भी करता हूँ कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया है। उसमें एक तो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है मुल बतूरा। ये मेरे बड़े खिलाफ हैं, ये समझते हैं कि मैं मगरब का साम्राज्य का कोई एजेंट हूँ और यहाँ बैठा हुआ कोई साजिश कर रहा हूँ, और ये इसीलिए खबर रखने के लिए हर वीडियो देखते हैं और हर वीडियो के ऊपर कमेंट भी करते हैं, और बड़े डेडिकेटेड इस चैनल के फॉलोअर हैं। इसी तरह एक कमेंट है पीस फॉर ऑल का, बहुत अच्छा कमेंट, राज़म खान ने इस पर पार्टिसिपेट किया। स्टार एन, अच्छा हम लोगों ने अपने फिक्टिशियस नाम रखे हुए हैं, स्टार एन, मोहीद अहमद, मोहीद अहमद, सिविल वाला, मोहम्मद जीशान, @MMM, सुखप्रीत सिंह, फिर सलमान अली, इसी तरह से नीतीश, इसी तरह से फरहा,
इसी तरह से IBN बशीर, इसी तरह से इस्माइल रहमान, वक़ार, खुरम एंड मैनी अदर पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिबेट। मैं चाहता ही हूँ कि अगर आप उसको जाके देखें पिछली वीडियो में, इस डिबेट में अगर पार्टिसिपेट कर सकें तो पार्टिसिपेट करें। अब इस वक्त तो चूंकि मैं पाकिस्तान की तरफ चलना चाहता हूँ, अगले वीलॉग में मेरी कोशिश होगी GVS न्यूज़ के ऊपर मैं एक डिटेल्ड इस चीज़ का जवाब दूं जो सवाल शिल्पा चैटर्जी साहिबा ने रेस किया है। और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की और इमरान खान की हिंदुस्तान की तरफ जो अप्रोचेस थी, पीस की जो अप्रोचेस थी, उसमें बुनियादी फंडामेंटल फ़र्क है क्या, जिसे मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं समझा गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो बहुत ही इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशन है, मैच्योर इंस्टीट्यूशन है, उसने भी इस फ़र्क को ठीक तरह से अंडरस्टैंड जो है वो नहीं किया कि कैसे इमरान खान की जो अप्रोच है वो डिलीवर कर सकती थी और नवाज शरीफ की अप्रोच जो है वो कभी भी डिलीवर नहीं कर सकती थी। फ़र्क है क्या था बुनियादी। फिर एक क्वेश्चन है कि वाई इमरान खान इज सो बैडली मिसअंडरस्टूड इन इंडिया एंड अक्रॉस द वेस्ट। क्या वजह है कि मगरब, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मगरब में इमरान खान को कभी इस्लामिस्ट समझा जाता है, कभी उसे एक फैनेटिक समझा जाता है, कभी उसे एंटी इंडिया समझा जाता है, कभी उसे एंटी वेस्ट समझा जाता है, कभी उसको एंटी वुमन समझा जाता है। इसकी आखिर वजूहत जो हैं वो है क्या? खुद इमरान खान की अपनी क्या मिस्टेक्स हैं दुनिया से और हिंदुस्तान से डील करने में, ख़ास करके मगरब से डील करने में? और फिर हिंदुस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या गलतियां की, नरेंद्र मोदी ने क्या ऐसी गलतियां की, BJP RSS ने, जिसकी वजह से ताल्लुकात उस नहज पे पहुंचे जहां आज पहुंचे हुए। इन तमाम चीज़ों को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं मौलाना फजलुर रहमान और पावर डायनामिक्स की तरफ। Now let's move to the colorful world of Maulana Fazlur Rahman and Bilawal Zardari and the Sharif family. जेन ऑस्टन जो 19वीं सदी की बहुत ही मशहूर बरतानवी मुसन्निफ़ा गुजरी हैं, उनकी एक बहुत ही मशहूर ज़माना किताब है जिसे आप में से भी बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका नाम और टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस में किसी एक मुकाम के ऊपर उन्होंने एक जुमला लिखा था एक चैप्टर के शुरू में कि हर आदमी की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा कम से कम ज़रूर आता है जब वो बाकी तमाम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अहम होता है, सभी निगाहें उसके ऊपर मरकूज़ होती हैं। और वो दिन होता है जब उस बेचारे आदमी की, कितना ही गरीब क्यों ना वो हो, उसकी अपनी शादी का दिन होता है, वो दुल्हा होता है और तमाम लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वैसे ही और बात है कि आजकल की शादियों में लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, आर्मी चीफ को, ISI के चीफ को, उनको बुला लेते हैं और वहाँ सब लोग अपनी अपनी नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। किसी को पता ही नहीं होता इस्लामाबाद में कि दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन सा है। और मैंने ऐसी बहुत सी शादियाँ जो हैं वो बदकिस्मती से अटेंड की, ऐसी कलरफुल मैरिजेस। बहरहाल अभी सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी शादी वाले दिन इतने अहम थे या नहीं थे, गुज़श्ता कई दिनों या हफ्तों से वो इस्लामाबाद और पाकिस्तान की तमाम तर सियासत के धुला हैं और तमाम निगाहें उनकी तरफ जो हैं वो मरकूज़ हैं। उनके घर में तमाम मीटिंग्स होती हैं, एक डेलीगेशन आता है, वो खड़ा इंतज़ार करता है हाथ बांध के, दूसरा डेलीगेशन आ जाता है। एक कमरे के अंदर अगर बिलावल जरदारी बैठे होते हैं तो दूसरे कमरे के अंदर PMLN वाले बैठे होते हैं, तीसरे कमरे के अंदर PTI वाले बैठे होते हैं और निकलते आते जाते निकलते उनकी आपस में एक दूसरे से मुलाकात होती है। जैसे कि अब से चंद घंटे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन वहाँ पर मौजूद था या आ रहा था या वेट कर रहा था, तो बिलावल जरदारी अपनी मुलाकात के लिए, जिन्हें मौलाना ने बुलाया था, वो मुलाकात करके वहाँ से निकल रहे थे। तो मौलाना इस वक्त जो है वो तमाम सेंटर ऑफ अटेंशन है और मौलाना के जहन में क्या है उसके हवाले से पूरा पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम सियासी जमातें, तमाम पंडित जो हैं मसलसल उसका एनालिसिस कर रहे हैं और मौलाना ने सबको अपने पीछे लगा रखा है। ये पावर डायनामिक्स दर हकीकत क्या है, मैं इसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर पॉलिटिकल कमेटी है उसने अपनी बहुत सी जो पॉलिटिकल स्पेस है उसे रीगेन किया है और बड़ी सिंसियरिटी के साथ और बड़ी एफर्ट उन्होंने की है उस खोई हुई पॉलिटिकल स्पेस को रिकैप्चर और रीगेन करने के लिए, जो उन्होंने उस वक्त खो दी जब उन्होंने एहतजाज हुकूमत के कहने में जो डी चौक पे था इस्लामाबाद का, उसे तो उन्होंने मौखर कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर आसिम और तहरीक इंसाफ के इमरान खान के मालिज डॉक्टर के साथ इमरान खान की मुलाकात ना हो सकी। उस हवाले से बहुत सी उन्होंने प्रेस टॉक्स की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। 24 घंटे पहले सलमान अकरम राजा साहब की एक बहुत ही पैशनेट किस्म की बड़ी डिटेल इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने उस कोर कमेटी को, अपने फैसलों को उन्होंने डिफेंड किया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ भी ऐसे थे जो SCO के मेंबर्स हैं जिन्होंने हमसे चाहा, हमसे रिक्वेस्ट की कि हम इस प्रोटेस्ट को जो है मुलतवी कर दें, ना करें इस स्टेज के ऊपर। फिर हमारे जो एलाइज हैं जैसे मौलाना फजलुर रहमान हैं, जो सियासी जमातें हमारे साथ हैं, उनकी तरफ भी BNP की तरफ इशारा था, मौलाना की तरफ इशारा था, उन्होंने भी हमसे जो है रिक्वेस्ट की। तो खासा कन्विंसिंग उन्होंने एक पोजीशन अपनी जो है वो इख्तियार की। अब इसी हवाले से अगर आप देखते हैं और भी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, अब चंद घंटे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस वो है जहां एक्टिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने बहुत ही सीरियस और बड़े ही उन्होंने अच्छी तरह से उन्होंने एक प्रेस टॉक की, छोटी सी प्रेस टॉक है जो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो YouTube चैनल है उस पर मिल जाएगी।
जहां उनके साथ हामिद रज़ा भी खड़े हैं, और उन्होंने वहां पर ऐलान ये किया कि हमारे और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान में एक तमाम तर इत्तफाक है, अंडरस्टैंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से, और उसको लेकर हम आगे चल रहे हैं। और अब 19 को उनको बहुत उम्मीद है कि जो दिन अब शुरू हो रहा है, वहाँ अडयाला जेल के अंदर उनकी मुलाकात हो सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रियल पावर हैं, चेयरमैन है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से, और वो इस ड्राफ्ट का इमरान खान से अप्रूवल जो है वो ले सकेंगे। मुझे बहुत शक है कि ऐसी मुलाकात नहीं हो सकेगी, बिकॉज अगर ऐसी मुलाकात होगी तो जो ओवरऑल पावर स्ट्रक्चर या पावर डायनामिक्स हैं शरीफ जरदारी आसिम रजीम के, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकेगी। लेकिन बैरिस्टर गौहर को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ऐसी अगर मुलाकात होगी तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पे उनका और मौलाना फजल रहमान का एक अप्रूवल है, और वो उस पर बात को आगे बढ़ सके। मुझे ये शक है कि जो कुछ जिस ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा बैरिस्टर गौहर अली खान कर रहे हैं, ये ऑप्टिमिज्म खासी मिसप्लेस्ड है फॉर द फॉलोइंग रीजंस, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी प्रेस टॉक के दरमियान में उन्हें उनके कान में मेरा ख्याल हामिद रज़ा साहब ने कहा कि आमिर मुग़ल साहब का मैसेज आया। फिर उन्होंने आमिर मुग़ल साहब ने पार्लियामेंट में नेशनल असम्बली के अंदर एक बड़ी पैशनेट किस्म की उन्होंने स्पीच भी की इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से। और यहाँ पर बैरिस्टर गौहर ने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि हमें ये कन्फर्म हुआ है कि पार्लियामानी जो कमेटी है जिसमें तमाम सियासी जमातें हैं, PPP है, PMLN है, JUF है और PTI है, उसने जिस ड्राफ्ट को अडॉप्ट किया है ये वही ड्राफ्ट है जो हमारे और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान में जिस पे कंसेंसस हुआ है। मुझे बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, बिकॉज अगर शरीफ जरदारी आसिम रजीम उस ड्राफ्ट को अडॉप्ट कर लें जिसे पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ ने, जिस पे उनका कंसेंसस हो चुका है, तो उनकी जो तमाम स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, उनकी जो तमाम स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अधूरी रह जाती हैं। तो मुझे शक है कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है जो अगले 24 घंटों में हमें क्लियर होगी। ऑल्सो अगर एक दूसरा पॉइंट देखें कि इसी ड्राफ्ट को, जो चौथा ड्राफ्ट है इस 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, उस ड्राफ्ट को सलमान अकरम राजा ने, जिन्हें आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो चोटी के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका शुमार भी होता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस चौथे ड्राफ्ट को शदीद तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया। जब आप सलमान अकरम राजा की तनकीद देखते हैं तो वो उस अमेंडमेंट की तरफ भी है जो आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में की जा रही है, जिसका ताल्लुक है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से। फिर उनको शक है, उनका कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र की प्रोविजन जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रखी जा रही है। और उसके अलावा जो बहुत अभाम है वो है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का, अपॉइंटमेंट का क्या तरीक़ाकार और मैकेनिज़्म होगा। वहाँ दो ओपिनियंस पाई जाती हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में। कुछ लोगों का कहना यह है कि मौलाना जब ये कहते हैं कि हमने जुडिशल रिफॉर्म या जो जुडिशल मैकेनिज्म है उस पर हमारा एग्रीमेंट हो गया है, तो मौलाना ये कह रहे हैं कि ये जो 3 जजेस का पैनल होगा जिसमें से पार्लियामानी कमेटी किसी एक को चीफ जस्टिस सेलेक्ट करेगी, इसका इतलाक़ फौरी तौर पर नहीं होगा, इसका आने वाले वक्तों में बाद में इतलाक़ होगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्ट जो है वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से नहीं होगा, बट उसके बाद इसका इम्पैक्ट शुरू होगा। दूसरी तरफ अगर आप सरबार अकरम राजा साहब की प्रेस टॉक देखें, उनके कॉमेंट्स देखें, तो वो ये क्लियरली समझते हैं कि ये जो पार्लियामानी कमेटी और उसकी चीफ जस्टिस की सिलेक्शन है, इसका अभी से इतलाक़ होगा, और इसीलिए वो उसको बहुत शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ और मैं इसके खिलाफ एक पोजीशन जो है वो इख्तियार करूँगा। तो ये जो एक्चुअल सिचुएशन है कि बैरिस्टर गौहर के और सलमान अकरम राजा के दरमियान में आपको जो एक डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये किस हद तक है, ये क्या है, ये हमें अब और चंद घंटों में जाके क्लियर होगा। किसी भी सूरत हाल को समझने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए किसी एक साइड की ओपिनियन या कमेंट जो है वो काफ़ी नहीं होता। आपको मुख्तलिफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने और परखने की ज़रूरत होती है। और इसमें ये आस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन 18 अक्टूबर को, जैसा कि एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग थी बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सेशन कॉल किए गए। दोनों ही जगह ये खतरा था, ये तवक्को थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पैकेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सेनेट में दिन के 2 बजे और 6 बजे, और नेशनल असम्बली का मेरा ख्याल है 11 बजे, और फिर उसके बाद ये रीस्केड्यूल हुआ 6 बजे। दोनों जगहों पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पैकेज इंट्रोड्यूस ना हो सका। और ना हो सका, अब उसके बारे में PTI के कुछ सोर्सेज का कहना यह है कि नंबर्स इनके पूरे थे। 6 सेनेटर्स इनके काबू में हैं या कंट्रोल के अंदर हैं। 2 का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, 2 का ताल्लुक मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF से है, 2 का ताल्लुक जो है वो अख्तर मैंगल साहब की BNP से है। तो फिर इन्होंने इसको मूव क्यों नहीं किया? उनको यह है कि ये
अब डिसीजन ये कर रहे हैं कि विद और विदाउट मौलाना फजल रहमान। कोशिश उनकी ये है कि मौलाना फजल रहमान भी हमारे साथ चलें। मौलाना फजल रहमान की अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं, वो चाहते हैं कि वो इसमें से सुरखरू होकर निकलें। आखिरकार वो इस वक्त तमाम सेंटर ऑफ अटेंशन है, वो अपनी इस पॉलिटिकल अहमियत को खोना नहीं चाहते। उनको बड़ी पॉजिटिव पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के ढांचे में मिल रही है। लेकिन खतरा ये है कि 19 अक्टूबर जो है उसमें डेफिनेटली तौर पे शरीफ जरदारी, आसिम रजीम इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास कराने की हर तरह से कोशिश करेंगे। ये इतने डेस्परेट क्यों है? मैंने ये सवाल भी उठाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो हुकूमत कहीं अभी जा तो नहीं रही। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो 5 दिन के 6 दिन 1 हफ्ते के बाद भी हुकूमत ला सकती है। जवाब ये मिला कि उनको बहुत परेशानी ये है कि काजी फ़ायज़ ईसा अगर जब 24 अक्टूबर के बाद नहीं रहेंगे और अगर खुदा न खास्ता मंसूर अली शाह साहब जो हैं, अब देखें कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे सारी चीज़ें यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाती हैं। बहुत सी और चीज़ें जो बैरिस्टर गौहर जिस ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं, वो ऑप्टिमिज्म यहाँ पे हमें मिसप्लेस करने लग जाती है। बिकॉज दूसरी साइड को शरीफ जरदारी को फिक्र ये है, आसिम रजीम को, कि अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो वो ऐसे बहुत से सीरीज ऑफ डिसीजंस कर सकते हैं जिसके नतीजे में वो तमाम आर्किटेक्चर ऑफ कंट्रोल एंड पावर है वो खतरे में पड़ सकता है। और उन डिसीजंस का ताल्लुक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, उन डिसीजंस का ताल्लुक जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से है, हाई कोर्ट से है, बहुत से मामला जो पेंडिंग है उससे है। और उसका बार बार मुजाहरा जो है मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ जो 8 जजेस हैं वो करते हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों में भी उन्होंने अपने अज़म और अपनी डिटर्मिनेशन को एक तरह से एक्सपोज किया जब उन्होंने फिर क्लैरिफिकेशन दी सेकंड टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसका कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, और ये जो 41 लोग हैं इन्हें आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही भेज सकते हैं और फौरी तौर पर भेजें। अब इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसे इंप्लीमेंट करने के मूड में नजर नहीं आता। उन्होंने फिर वही ड्रामा शुरू कर दिया है मीटिंग्स करने का कि इसकी लीगल इंप्लीकेशन क्या बनती है, इसका क्या मतलब बनता है। और एक खबर यह भी है कि ये जो 19 अक्टूबर का दिन है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई करके वो 26 के करीब जो खवातीन की सीट्स हैं वो PMLN को दे देंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह उसकी मदद से ये जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करवा लेंगे। तो ये वो डायनामिक्स हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं जब 19 अक्टूबर 2024 का दिन जो है वो शुरू हो रहा है। अब एक क्वेश्चन है जो आपके जहन में आता होगा, हर शख्स के जहन में आना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर लेंगे तो लोग, मैंने भी इसका थंबनेल बाकी सबके देखा देखी यही रखा है कि अगले 24 घंटों में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो जाना है। कुछ कख नहीं होना पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला। उसकी वजह से यह है कि इनकी जो असम्पशन है शरीफ जरदारी आसिम रजीम की कि एक फ्लॉड इलीगल तरीके से एक कानून बना के ये तमाम पॉलिटिकल पावर और उसके डायनामिक्स को तहद्दे क़यामत कंट्रोल कर लेंगे और ये तीनों ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान पे बैठ के हुकूमत करेंगे इसी तरह से, और जो है इनकी मनमौजी इनकी होगी। ये हो नहीं सकेगा क्योंकि कानून का तमाम इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली डिपेंड करता है उस पॉलिटिकल पावर के ऊपर, उस एक्चुअल फिजिकल फोर्स के ऊपर जो उसके पीछे खड़ी होती है। और जो पॉलिटिकल पावर और जो फिजिकल फोर्स है वो आप अच्छे जानते हैं किसकी है। उस बैलून में से मसलसल हवा निकल रही है, वो एक हद से ज़्यादा एक्सटेंड उस बैलून को आप कर नहीं सकते। वो बैलून बेचारा बहुत कमज़ोर हो चुका है, वो मशीन बहुत कमज़ोर हो चुकी है, वो बहुत देर तक अपने आप को इस डायरेक्शन में सिर्फ एक कानून बना के उसे एग्जर्ट नहीं कर सकती। मुझे याद आ रहा है कि चंद बरस पहले, मेरा ख्याल 10 साल पहले, पाकिस्तान के 2 इंतहाई मशहूर और मुमताज़ TV एंकर्स जो हैं उन्होंने एक शख्स को अपने TV प्रोग्राम में बुलाया यके बाद दीगरे, जिसने ये साबित किया, ये बताया उसने, और इन एंकर्स ने बाकायदा वो गाड़ी दिखाई कि ये पानी से गाड़ी बना ली है एक पाकिस्तानी साइंसदान ने। कुछ दिनों के बाद खैर उसका बहुत ढकोसला खुल गया, लेकिन क्यों इन्होंने ऐसा किया? क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी, दोनों जो ये एंकर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल के लेवल में या कॉलेज के लेवल में उन्होंने कभी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री या तो पढ़ी नहीं थी या ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं की थी। उनको पता ही नहीं था कि एनर्जी जो है वो इस तरह से बगैर एनर्जी की एनर्जी पैदा नहीं हो सकती। एनर्जी को कहीं से रिलीज़ करना होगा और एनर्जी को रिलीज़ करने में भी एक पूरा केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व है। इसी तरह से यहाँ पे शरीफ जरदारी, आसिम रजीम और उनके एडवाइजर्स का ख्याल है कि आप सुप्रीम कोर्ट और ये तमाम जुडिशल पैकेज के जरिए पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा नहीं होने लगा सर, ये नहीं हो पाएगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।